बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लेक्चर 12 में आपके केमिस्ट्री के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को क्या करना है, डिस्कस करना है। आपने अगर 2 मार्क्स लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पेपर में, यानी 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स अगर obtain करना चाहते हैं तो आंसर्स को बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा। आपने इसको साथ साथ अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट डाउन भी कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। 3 वजूहात बताएं कि हमने केमिस्ट्री को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया है। अब आपको पता है कि केमिस्ट्री बहुत बड़ी एक ब्रांच है, यानी एक बहुत बड़ी ब्रांच है साइंस की। हम जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएं हर जगह हमें केमिस्ट्री ही नज़र आएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट है तो उसमें वो कह देता है कि कौन सी इंक यूज़ हुई है, इसके अंदर कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इसकी जो लेयर है ये जो प्लास्टिक की है या किस चीज़ की, हर चीज़ को स्टडी जो है वो हम किस में कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री में कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो तो हमने इसका क्या पॉइंट लिखा, टू कंसंट्रेट और फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ड्यू टू इट्स वास्ट स्कोप। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होने की वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ चंद पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हमने क्या किया, इसको फोकस करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। सेकेंड पॉइंट है, टू गेट मोर एफिशिएंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी किसी एक चीज़ के ऊपर रिसर्च को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल हमें जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है कितने ज़्यादा हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कितने ज़्यादा हैं। तो अब एक पर्सन तो उसको स्टडी नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इसकी रिसर्च को एफिशिएंट बनाने के लिए केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। और उसके थर्ड पॉइंट है, टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे, और इसको आसानी से एक चीज़ को स्टडी करने के लिए यानी आसानी से समझ आने के लिए भी इसको डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, reactions may take due to the electrons present outside the nucleus, or they may take place inside the nucleus. Which branch of chemistry cover these two types of reaction? अब उसने इसमें क्या कहा है, उसने कहा है कि रिएक्शन जो है वो 2 तरह से हो सकते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो सकते हैं या तो वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स की वजह से हो सकता है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की वजह से। यानी उसने कहा है या रिएक्शन न्यूक्लियस की वजह से होंगे या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे। तो आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ना कि वो रिवॉल्विंग एटम के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो वो वाले रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे उसको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपने ओनली ये नहीं लिख देना फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो आपने क्या करना है, प्रॉपर लाइन लिखनी है कि फिजिकल केमिस्ट्री डील्स इन रिएक्शन विच मे टेक ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब दूसरी चीज क्या है कि जो न्यूक्लियस की वजह से जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स इन रिएक्शंस व्हिच में टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। आगे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि हमें अगर कोई भी सोल्यूशन या कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है तो हमने पहले क्या देखना होता है कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यानी हमें कोई सोल्यूशन दे दिया गया तो हमें वो कह रहे हैं कि इसके अंदर बताएं कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो हम प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या करते हैं, हम उसमें कंपोनेंट्स को पहले सेपरेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। एंड द थर्ड वन क्या था, हमने कहा था इसकी कंसंट्रेशन को देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो इसको जो है यानी हमने कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को स्टडी करने के लिए जो है ये यूज होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। या फिर डिटर्मिनिंग द अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन मटेरियल थिंग्स, यानी उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। और थर्ड चीज क्या है कि सेपरेटिंग अ मिक्सचर इनटू फ्रैक्शंस। ये सेपरेटिंग वाला पॉइंट आप पहले भी लिख सकते हो। आगे थर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन है, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस।
ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन दोनों में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? ये भी जो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन जब मैंने बताई थी तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, बताया था आपको कि ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन में क्या डिफरेंस है। तो जिसको अब हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख दिया हुआ है कि अगर हेक्सागोनल लेयर जो है यानी कार्बन हेक्सागोनली अरेंज्ड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर में, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रेफीन कहलाएगा। लेकिन अब जो ग्रेफीन है वो ग्रेफीन की लेयर्स यानी एक ग्रेफीन, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, तो वो क्या बना देगा कलेक्टिवली? ग्रेफाइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेंसिल आप समझ लें क्या है, ये एक ग्राफीन है जिसमें हेक्सागोनली कार्बन क्या है? अरेंज्ड है। और अब ये भी एक ग्राफीन है और ये भी एक ग्राफीन है। तो ये क्या हो गया? ग्राफीन ने क्या कर ली? लेयर एक, सेकंड एंड थर्ड यानी अपने ऊपर क्या कर ली? लेयर्स बनाई। ग्राफीन की लेयर्स मिलकर ये कलेक्टिवली क्या बन जाएगा? ग्रेफाइट बनेगा। तो यहाँ यही डेफिनेशन इसकी मैंने लिखी हुई है। मैनी लेयर्स ऑफ ग्राफीन स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर मेक अ ग्रेफाइट। और अब उसके बाद सेकंड इसका यूज देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर ग्राफीन यूज होता है, जबकि ग्रेफाइट कहाँ कहाँ यूज होता है? पेंसिल्स के अंदर, लुब्रिकेंट्स वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं ग्रेफाइट। जैसे मैंने जो लेड पेंसिल्स के जो सिक्के वगैरह होते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट यूज होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर। अगर तो आप इसको बनाना चाहते हैं तो बना लें, अदरवाइज इसको रहने दें। बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखें तो मैंने हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है और उन्होंने एक सिंगल जो है वो लेयर बनाई हुई है। अब यहाँ पर देखिए एक ये ग्राफीन की लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, तो वो ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर है और उन्होंने क्या बनाया है? ग्रेफाइट बना लिया है। अब आगे जो है फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पोर्टेंट? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो है क्या होते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जिसके जो लिक्विड एंड गैसेस दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं एट अ टाइम, तो वो क्या कहलाते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। अब इसकी इम्पोर्टेंट उसने कहा क्या है, यानी ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स? तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं इंडस्ट्रीज में जिसकी वजह से ये क्या है? यूजफुल है, जिसमें हमने इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो they are used as solvents in chemical and biochemical reactions where conventional solvents are not used। यानी ये वहां पर यूज होते हैं, ये इंडस्ट्रीज में हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पर यूज कर रहे होते हैं जहां पर दूसरे कोई कन्वेंशनल यानी कोई दूसरे सॉल्वेंट्स यूज ना हो सके, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये प्योर भी होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। अब इसी तरह जो है सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा है कि दे आर यूज टू रिमूव कंटेमिनेट्स। कंटेमिनेट्स आप पोल्यूटेंट्स को भी कह सकते हैं, यानी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे लिए यूजफुल ना हो वो कंटेमिनेट कहलाता है। फ्रॉम इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। एंड थर्ड यूजेस क्या है? दे आर यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर यूज इन बेवरेजेस इंडस्ट्रीज। जो बेवरेज इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इम्प्योरिटीज वगैरह को पानी से रिमूव करने के लिए यूज होता है। एंड द फोर्थ वन इसके अंदर क्या है कि इसको फार्मास्यूटिकल या कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। फर्स्ट वाला आपने लाजमी लिखना है और बाकी तीनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन? सन में यानी सूरज में मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? तो ये भी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि हर वो चीज़ जिसमें लाइटिंग प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा जो है जिसमें पार्शली आयनाइज्ड गैस मौजूद होती है और वो बहुत ज़्यादा गर्म जो हीट वगैरह वो कहाँ पर ये जो है ये मौजूद होती है? प्लाज्मा के अंदर। यानी मैटर जो है वो किस फॉर्म में मौजूद होता है? प्लाज्मा के अंदर। तो सन हो गया या कोई भी स्टार हो गया वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? प्लाज्मा में। तो आपने सेंटेंस कैसे लिखते हैं? मोस्ट ऑफ द मैटर इन द सन एंड अदर स्टार्स एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन? अब ग्राफीन का जो है स्ट्रक्चर अभी आपने देखा है क्या है और ग्रेफाइट में डिफरेंस भी देखा है और उसी में आपने इसका यूज भी पढ़ा है। तो यही इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर आप देखो तो ग्राफीन क्या होता है? ये टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट होता है एंड
इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज़ 200 टाइम्स मोर रेजिस्टेंट देन स्टील एंड 500 टाइम्स लाइटर देन एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम से ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स जो है हल्का होता है, और इसकी रेजिस्टेंस यानी करंट को फ्लो करने की जो ये एबिलिटी को रोकता है ऑलमोस्ट 200 टाइम्स होती है देन डैट ऑफ द स्टील। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। हम इसको एनर्जी की कंस्ट्रक्शन के लिए, एनर्जी के स्टोरेज के लिए, हेल्थ के अंदर, मेडिसिन वगैरह के अंदर, और इसी तरह इसको इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर भी हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं ग्राफीन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉर्म ऑफ मैटर do most of the material things in this world belong to? मैटर की दुनिया में कौन सी मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें मटेरियल थिंग्स मौजूद हैं उसमें मैटर कौन सी फॉर्म में मौजूद होता है। आपने डायरेक्ट ये नहीं लिख देना कि सॉलिड्स, बल्कि आप पहले ये भी बताओगे कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन मोस्टली जो है वो मटेरियल थिंग्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ तो आपको, जैसे ये पेज है, ये पेंसिल है, इसी तरह आपने अगर अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है या लैपटॉप से आप वीडियो देख रहे हो तो वो भी क्या है, वो भी सॉलिड है। इसी तरह आप इस पेंसिल से नोट डाउन कर रहे हो वो भी सॉलिड है। इसी तरह आपके पास जो टेबल है या चेयर जिस पे आप बैठे हो वो भी सॉलिड है। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जो ज़मीन है, अर्थ है, ये भी क्या है, सॉलिड है। अर्थ के अंदर जितने भी रॉक्स, चट्टानें वगैरह हैं वो भी सॉलिड्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो यानी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में जितनी चीज़ें हैं मोस्टली वो किस फॉर्म में मौजूद होती हैं, सॉलिड्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लिक्विड एंड गैस फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, कम, बहुत रेयर एग्जिस्ट कर रही है, रेयर एग्जिस्ट नहीं करती। आपको पता है हमारी वर्ल्ड में हमारी वर्ल्ड का जो है वो 75% जो है वो वाटर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए, लेकिन जो है ज़्यादातर जो मटेरियल थिंग जो हमारी डेली लाइफ में यूजेज हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है हम रीजनिंग वाले क्वेश्चन नंबर 3 अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।